बच्चों आज हम बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के दूसरे पार्ट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता हुआ ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। पहला आपने सब्जेक्टिव केस पढ़ा, तो सब्जेक्टिव केस में दोनों क्रियाएं एक ही सब्जेक्ट करता है, इसलिए एक सब्जेक्ट से पहले पार्टिसिपल यानी नॉन फिनिट पार्टिसिपल क्लास को, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लास को पहले कामा, फिर सब्जेक्ट, फिर फिनिट क्लास को लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है इसको समझें। जब पहला वाक्य जो हमारा है नॉन फिनिट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो और वह वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में हो, मूलतः प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट टेंस जो भी हो कंटीन्यूअस टेंस में हो, तो कोई सब्जेक्ट अपने एक ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा हो, जैसे हम कहें कि आई सा ए मैन, he was sitting alone in a park। ये आपका सेंटेंस हो। अब आई सब्जेक्ट, आई देखने की क्रिया किस पर कर रहा है? मैन पर। तो सा का ऑब्जेक्ट मैन हुआ। अब मैन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट है, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट मैन, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से। और वह दूसरा वाक्य कोई अन्य क्रिया कर रहा है, बैठा है, चल रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इससे मतलब नहीं है। बस एक पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है और वह वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में है। बहुत आसान है समझना इसको। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, दूसरे वाक्य, पहले कौन सी क्रिया हुई? पहले देखा, मैं देखा, और वह पहले से बैठा हुआ है, मैं देखा, लेकिन क्रिया मैंने किया देखने की मैन पर, और वह आदमी पहले से बैठा हुआ था। या तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि पहले वाक्य को तो हमको लेना है नाम, चूंकि फिनिट क्लास हो जाएगा, दूसरे वाक्य के जो कंटीन्यूअस है उसके सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को हटा लेते हैं, और जो बचता है, मतलब बचा सिटिंग एलोन इन ए पार्क। तो कौन सिटिंग एलोन इन ए पार्क है? मैं सिटिंग एलोन इन ए पार्क या मैन है। तो सिटिंग एलोन इन पार्क को हम ले आके कहां रख देंगे? आई सा ए मैन सिटिंग एलोन इन ए पार्क। अब ऑब्जेक्टिव केस क्यों हम कहेंगे? मैंने पहले ही बता दिया है कि कहीं ऐसा है नहीं, मैं समझने के लिए इसको आसान किया हूं। तो ए मैन ऑब्जेक्ट है ना, किसका ऑब्जेक्ट है? मेरा, यानी मैं का और सा के साथ। तो मैन ही बैठा हुआ है लोन, तो इसलिए यह जो ऑब्जेक्ट है यह पूरा का पूरा क्लास किसके लिए आया है? इस मैन के लिए। इसलिए समझने के दृष्टिकोण से आसान है कि जब यह क्लास, जिसको हम पार्टिसिपल क्लास कहेंगे, यह किसके लिए आया? मैन के लिए आया। यहां तक हमारा है असाइनमेंट, यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है, और दूसरा फिनिट क्लास है। अब यह चीज हमारा दूसरा क्लास है, फिनिट क्लास, नॉन फिनिट क्लास। तो नॉन फिनिट क्लास किसके लिए? मैन के लिए आया। तो यह मैन का क्लास हुआ, मैन ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पार्टिसिपल कहते हैं। इसको करने का तरीका वही है कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, और वह वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में हो, तो उसके सब्जेक्ट को, अगर यहां मैन भी रहता, मान लीजिए यहां अगर मैन हो जाता, तो इस मैन को भी काट देते, मैन और वाच को
हटा लेंगे, यानी जो भी सहायक क्रिया है, और जो बचा उसको हम ज्यों का त्यों ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं फिनिट नॉन फिनिट क्लास के रूप में, और इस तरह ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पार्टिसिपल हो जाता है अपने ऑब्जेक्ट का। इसको एक दूसरे वाक्य से भी हम समझ सकते हैं। रवि फाउंड ए बॉल। बॉल ऑब्जेक्ट है रवि का, ऑब्जेक्ट पर ही काम किया रवि। अब रवि फाउंड ए बॉल, अब हम कहें कि द बॉल, द बॉल के लिए हम इट भी लिख सकते हैं, यानी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो द बॉल वाज लाइंग, ठीक है, अंडर द बॉल वाज लाइंग अंडर द टेबल। यह आपका सेंटेंस हुआ। रवि जो प्राप्त किया, क्रिया का ऑब्जेक्ट बॉल है, बॉल उसको मिला। अब अगले वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के ही बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट को ही दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट मान लिया जाए, उसकी चर्चा की जाए कि वो क्या था, कहां है, कैसे है, उसकी स्थिति को बताया जाए। तो दी बाल को यहां से हटा लेंगे, यहां से वाज को हटा लेंगे, जो बचा बाल का ही अब नॉन फिनिट क्लॉज हो गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज है, लाइंग अंडर द टेबल। तो उसको कहां रखेंगे? बाल के तुरंत बाद लिख लेंगे, और इस प्रकार हमारा सेंटेंस होगा रवि फाउंड ए बाल लाइंग अंडर द टेबल। इस प्रकार यह हमारा लाइंग अंडर द टेबल क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज हुआ, और इसको हम नॉन फिनिट क्लॉज कहेंगे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है। और यह किसके लिए आया है? ये चीज किसके लिए आया है? बाल के लिए, ना रवि के लिए, ना फाउंड के लिए। मैंने तो बाल पा गया, अब आगे यह कहीं था, मैं उसी को पाया। तो यह चीज इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पार्टिसिपल हुआ। अब एक आध और एग्जांपल ले लें। He saw some girls। बहुवचन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको कर लीजिए। He sees some girls। दे, गर्ल्स का प्रोनाउन बहुवचन, दे आर सिंगिंग इन दी हॉल। वह कुछ लड़कियों को देखता है। ऑब्जेक्ट क्या है? गर्ल्स। और लड़कियां, अब वो जिनको देख रहा है वो पहले से कुछ कर रही हैं। दूसरा संख्या, तो पहली क्रिया निश्चित रूप से है, पहले गा रही हैं, मैं देख लिया या मैं उनको देखता हूं। तो दे आर सिंगिंग इन द हॉल। गाने का काम कौन कर रहा है? लड़कियां। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट गर्ल, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट है। वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये काम एक कर रहे हैं। दे को काटिए, आर को काटिए, और आपका सेंटेंस हो गया ही सीज सम गर्ल्स सिंगिंग इन द हॉल। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा?
वह या उसने वह कुछ लड़कियों को हाल में गाते हुए देखता है। लड़कियों को देखता है हाल में गाते हुए, वह कुछ लड़कियों को हाल में गाते हुए देखता है, वह कुछ हाल में गाते हुए लड़कियों को देखता है। जैसे इसका अनुवाद चाहे बना दे तो गर्ल्स के लिए आया है, या आपका गर्ल्स का फिनिट क्लास नॉन फिनिट क्लास है, इसलिए यह गर्ल का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, अब आगे चौथा पार्ट चलेगा। अब इसमें जो आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ पूछना हो पूछिए, जानने का प्रयास करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।